हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ फाइनल अकाउंट का एक प्यारा सा सम। फाइनल अकाउंट जैसे कि तुमने देखा है कि लास्ट 2 क्लास से हम लोगों ने फाइनल अकाउंट की पूरी थियरी समझ ली, पूरा फॉर्मेट समझ लिया। अब उसका एक प्यारा सा सम लेके आया हूँ, उस सम को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ये रहा तुम्हारा सम। देख लो, पूरा सम दिखा देता हूँ पहले ताकि तुमको थोड़ा आइडिया आ जाए कि सम है क्या। ये रहा, देखो। From the list of the following assets and liabilities, prepare balance sheet of company as per Schedule 3 Part 1 of Companies Act 2013। उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है, राइट। ये याद रखना, ऐसा सब दिया होगा Schedule 3 Part 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। उसका मतलब बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना है। इसमें दे दिया, देखो, कुछ लाइबिलिटीज कुछ एसेट्स दे दिया हुआ है सब। कभी लाइबिलिटी एसेट लिख के दिया होगा, कभी ऐसे ही जनरली इंफॉर्मेशन दे देंगे लाइक ट्रायल बैलेंस। बट अब उससे कैसे बनाते हैं वो मैं तुमको सिखाता हूँ, राइट। चलो देखो, अब सबसे पहले जैसे कि हमको पता है कि हम लोग एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखता हूँ और फिर नोट्स अकाउंट्स भी बनाता हूँ। देखो स्टार्ट ऐसे करना, ये बैलेंस शीट एज एट, मान लो आपने इसमें डेट दिया है, नहीं दिया, ठीक है, हम मानते हैं 31 मार्च 2025 का है ये बैलेंस शीट, राइट। ऐसे हेडिंग लिखना, ऐसे लाइन ड्रॉ करना। ये हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे लिखना एन दैट इज नोट नंबर, और फिर यहाँ पे लिखना अमाउंट। ठीक है, वैसे करंट ईयर प्रीवियस ईयर 2 अमाउंट भी लिखते हैं, बट ऐसे लिखोगे तो भी उसका पूरा मार्क्स मिलता है। अब जैसे कि हमको पता है कि वर्टिकल बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी में अपनी फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, बोलो। वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट, लायबिलिटीज। फिर उसको अंडरलाइन कर देना। इसके अंदर फर्स्ट जो मेन हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में अंदर भी सब पॉइंट होता है। पहला होता है शेयर कैपिटल, राइट। देख लो, अब शेयर कैपिटल ढूंढने के लिए हमको नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, जो कि मैं नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसमें हम लोग इसकी वर्किंग नोट करेंगे। 2 पेज तुम भी ले लेना, एक पेज पे बैलेंस शीट, दूसरे पेज पे वर्किंग नोट। अब शेयर कैपिटल डायरेक्ट भी दिया होता ना कि डायरेक्ट शेयर कैपिटल, तो भी हमको वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है, वो याद रखना। अब इसमें वर्किंग नोट का फॉर्मेट नॉर्मली पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, नॉर्मली वर्किंग होती है इसकी। अब जैसे कि मुझे किसका वर्किंग नोट बनाना है, शेयर कैपिटल का, तो नंबर 1 लिखना ताकि ये मैच होना चाहिए, और लिखना हेडिंग शेयर कैपिटल, राइट। फिर अंडरलाइन कर देना। अब शेयर कैपिटल के अंदर 3 पार्ट जरूर करना, भले सब में क्वेश्चन में दिया हो कि नहीं दिया हो। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल का, ओके, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल जैसे कि तुमको बताया था टोटल कैपिटल विच वी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक। अब देखने का क्वेश्चन में है तो दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया 1,20,000 शेयर ऑफ 10 ईच 12 लाख, तो तुम भी लिख देना। ये कभी बॉक्स में दिया होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस में, कभी एडजस्टमेंट में नीचे दिया होगा, पर ऐसे ही लिखना। क्या है कि 1,20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 12 लाख, राइट। लिख के लाइन ड्रॉ कर देना, बिकॉज ये ऑथोराइज कैपिटल है, उतना हम पब्लिक से ले सकते हैं। लिया थोड़ी है, हमारी अभी लाइबिलिटी नहीं है वो कि हमने पब्लिक से ले लिया, अभी लिया नहीं है। और चलो सेकंड ABC कर देता हूँ, चलो AB। सेकंड पार्ट होता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मतलब तुम 1,20,000 शेयर इशू कर सकते हो, पर इशू अभी कितना किया है, मार्केट में बेचा कितना है, मतलब हाउ मच शेयर्स यू हैव ऑफर्ड टू द पब्लिक। इफ कोई पूछे ना व्हाट इज इश्यूड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। तो यहाँ पे देखो दिया ही है, कुछ तो मेंशन करना चाहिए, उनको नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट लिख दिया सब्सक्राइब कैपिटल। तो इशूड कैपिटल हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जितना सब्सक्राइब हुआ है उतना हमने इशू भी किया हुआ है, या तो तुम उसको डैश भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं पता दिख रहा हो तो डैश भी कर सकते हो। बट राइट नाउ वी आर एज्यूमिंग कि हमने 80,000 ही इशू किया था, 80,000 शेयर, या इक्विटी शेयर है तो पूरा इक्विटी शेयर लिख दो, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, जो कि हो गया 8 लाख, और उसको भी लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि इश्यूड कैपिटल भी वहाँ नहीं लिखते। थर्ड पार्ट जो है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब मतलब कितना एक्चुअली पब्लिक ने खरीदा,
ऑथोराइज मतलब टोटल हाउ मच वी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक, उसमें से मैंने जितना पब्लिक को बेचा वो इशूड, पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर टू द पब्लिक। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल होता है कि पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली परचेज बाय द पब्लिक, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 80,000 शेयर ऑफ 10 each 8 लाख, बट वहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है कॉल्स इन एरियर माइनस 3 रुपीज़ किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, तो 15,000 नहीं मिले। अब देखो एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 2 पार्ट करना जरूर, ओके। एक लिखना सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कि कौन है जिसने सब्सक्राइब किया और पूरा पैसा भरा। दूसरा लिखना सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कि उसने पूरा पैसा भरा नहीं। तो 2 कैटेगरी करना। अब देखो ध्यान से सुनो, अपने पास टोटल शेयर्स कितने थे? 80,000। तो तुम भी एक रफली बता रहा हो, दूसरे पेज पे बता देता हूँ। देखो अपने सब्सक्राइब शेयर्स कितने थे? 80,000 शेयर। अब इसमें से देखना का कितने ने फुल्ली पे किया हुआ है, फुल्ली पेड है, और किसने ने कॉल्स इन अरियर किया, कितने शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर हुआ। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो उसने कॉल्स इन अरियर का बता दिया हुआ है कि 3 रुपीज़ पर शेयर नहीं मिला 5,000 शेयर पे, मतलब 80 में से 5,000 शेयर्स पे हमको कॉल्स इन अरियर हुआ, तो रिमेनिंग जो होंगे उन्होंने फुल पे किया। अगर सबके सब फुल पे कर देते ना तो ये टेंशन नहीं होती, सबके सब अगर फुल पे कर देते ना तो क्या करता है पता है, यहीं पे लिख देता है 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 each 8 लाख, खत्म। बट बोला है कि नहीं 5,000 शेयर पे अरियर हुआ, मतलब वो नॉट फुल्ली पेड है, तो हमको ढूंढना पड़ता है कि कौन फुल्ली पेड है। तो देखो 80 में से 5,000 ने अरियर किया, मतलब रिमेनिंग 75,000 शेयर्स पे फुल पैसा मिला होगा, राइट। तो ये एक छोटी सी बात है, इसको याद रखना, और उसको यहाँ पे लिखते टाइम पे भी ध्यान रखना कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना, रुक जाओ एक सेकेंड, देखो उसको यहाँ पे लिख देना तुम कि 75,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, जो कि होता है 7,50,000। और ये कैसे आया, ये वाला, ये 70। अब ये 5,000 शेयर्स को कैसे लिखते हैं वो भी देखो, वो ऐसे लिखना, यहाँ पे 5,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, जो कि होता है 50,000। अभी अंदर ही लिखना इनर कॉलम में, फिर यहाँ पे दिखाना कि इसमें से कितना अरियर हुआ है। लेस कॉल्स इन अरियर, कितना हुआ अरियर पता है तुमको? ये देखो 5,000 शेयर पे 3 रुपया, तो ऐसा 5,000 इंटू 3 दैट इज 15,000, माइनस करना और बाहर लिखना 35,000, और अब इसका टोटल करना, तो ये हो जाएगा 7,85,000। ये देखो आया। तो अब ये वैल्यू तुमको वहां पे लिखना होता है, ये कॉल्स इन अरियर माइनस करने के बाद। और हाँ, इसमें एक और भी पॉइंट आ सकता है, प्लस शेयर फॉरफीचर। अगर फॉरफीचर तुमने किया होगा शेयर तो वो आ सकता है, पर क्योंकि नहीं है तो 7,85,000 को ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, 7,85,000। देख लो क्लियर हुआ, ओके। अब दूसरा पार्ट है, इसके अंदर अपने ढूंढते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में ऐसा होता इस तरह बना देता हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। चलो थोड़ा इधर लिख के दिखाता हूँ। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो अब रिजर्व एंड सरप्लस में ना देखो 2 टर्म दिख रहे हैं, तो सारे रिजर्व होंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऐसे टाइप के रिजर्व। और सरप्लस मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा, या तो लिखा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या लॉस ड्यूरिंग द ईयर होगा। और तीसरा इसके अंदर हमको माइनस करना होता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो चलो ढूंढते हैं कि है कि नहीं इसमें कोई रिजर्व दिख रहा है तुमको। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखा, और कोई रिजर्व नहीं। ये प्रॉफिट दिखा, यस, स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट दिख गया। इधर कोई रिजर्व या प्रॉफिट कुछ नहीं, यहाँ पे मिसलिनियस एक्सपेंस दिख गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ मिसलिनियस एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस 4 होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और मिसलिनियस एक्सपेंस सेम ही होता है।
उसका एग्जांपल अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, चारों में से कुछ भी हो तुमको लेना होता है कंसिडर। बट इसको लिखते कैसे, तो पहले सुनो, पहले लिखना यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, कि भाई सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, वो है तुम्हारा 50,000, पहले वो अंदर लिखना, क्योंकि उसमें से पहले ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करना होता है, याद रखना। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से, फिर अगर प्रीमियम एक्सपेंस ज़्यादा है तो तुम प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो। पर अभी कितना है प्रीमियम एक्सपेंस, 9,000, सिंपल इजीली 9,000 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 41,000, तो अपना ये हो गया। दूसरा है अपने को स्टेटमेंट ऑफ P&L, दैट इज प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जो कि अमाउंट दिया हुआ है 75,000, देखिए हो गया। और कुछ दिख रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया, और तो कुछ है नहीं इधर, इधर से प्रीमियम एक्सपेंस था एक, वो भी ले लिया, बस हो गया। अब इसका टोटल कर दो तो कितना होगा 16,000। ओके, तो यहाँ पे लिख देना सेकंड में, ये हो गया। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, 1,16,000। ओके, देखो इसके बाद तुम्हारा जो पार्ट होता है, एक सी पॉइंट होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, पर पूरे क्वेश्चन में नहीं है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो नहीं लिखने की जरूरत है। दूसरा इसके अंदर होता है मेन हेडिंग, शेयर एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसको शॉर्ट में SAMPA मैंने यहाँ पे लिख दिया, तुमको याद रखना, पर वो भी नहीं दिया तो नील। थर्ड मेन हेडिंग होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये सारे फॉर्मेट लर्न करना है। इसमें सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, क्या आता है पता है, डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ये सारी एंट्री आती है। तो चलो देखते हैं, कुछ इसमें कुछ भी आ सकता है इसमें से। देखो इस तरफ से डिबेंचर है, यस एक है, इस तरफ से है कुछ लोन्स एडवांस है, कुछ भी नहीं, एक ही है। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर एक ही है ना तो तुमको नोट्स टू अकाउंट बनाओ तो भी चले, नहीं तो यहीं पे लिख देना है ऐसे ही, 6% डिबेंचर दिया हुआ है, एक ही है, और उसका अमाउंट है 6 लाख, डायरेक्टली लिख देना इधर। पर ये लिखना जरूरी है ब्रैकेट में, या तो नोट्स टू अकाउंट्स में बनाना। नोट्स टू अकाउंट्स में बोले बनाना हो तो कैसे करना पता है, अगर नोट्स टू अकाउंट्स बनाना हो तो यहाँ पे नोट नंबर 3 लिखना, और फिर थर्ड पे यहाँ पे, ये तो हो गया था जैसे अपना 1,16,000 वाला, फिर थर्ड नोट लिख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6% डिबेंचर, जो कि है 6 लाख, बस फिर वहाँ पे लिखना। क्लियर? तो एक एक का तुम अगर नहीं भी बनाओ तो भी चलता है, इतना टाइम नहीं रहता अपने पास, तो इसलिए मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए रब कर दे रहा हूँ, ताकि तुमको पता चल जाए कैसे बनाता है अगर बना रहे हो तो, और नहीं तो डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता अपने को एग्ज़ाम के टाइम पे कि हम लोग इतने एक एक के लिए नहीं नोट बनाए। चल कोई नहीं, आगे चलते हैं। अब इसके अंदर दूसरा आता है बी, डिफर टैक्स लायबिलिटी, जो कि पूरे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। सी आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि यहाँ पे नहीं है। चलो तो अपना अभी फोर्थ पॉइंट आ गया करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया अपने। अब करंट लायबिलिटी में आ गया, करंट लायबिलिटी में होता है, पहला पॉइंट होता है जैसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग, याद रखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखो, जो भी सब हेडिंग है वो क्वेश्चन में हो तो लिखना, नहीं हो तो मत लिखो, पर मेन हेडिंग जरूर लिखना, उतना याद रखना। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर, वो सब आता है, तो देखने का है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना। बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है कहीं पे, या शॉर्ट टर्म लोन लिया ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये नहीं लिखना, जरूरत नहीं है कि लिखो, राइट। चल बट खाली बता दिया कि होता है। दूसरा इसके अंदर आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में क्या आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, दिख रहा है कहीं पे, पहला ही है क्रेडिटर देख लो, और ये लास्ट में बिल्स पेएबल, गुड। तो ये एंट्री आएगी अपनी, लिख देते हैं ट्रेड पेएबल, और नोट नंबर अभी क्योंकि इसको हमने हटा दिया था तो इसको नोट नंबर 3 देते। चलो तो नोट नंबर 3,
ट्रेड पेएबल, अब उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख देना, ये तो पूरी लाइन ड्रॉ कर दो तो भी ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ 1,16,000। अब यहाँ पे लिखना नोट नंबर 3, जिसमें लिखना ट्रेड पेएबल, और ट्रेड पेएबल लिख के उसके अंदर लिख देना कि क्रेडिटर दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर, उसका अमाउंट है 1 लाख, और नीचे दिया है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल जिसका अमाउंट है 76,000, टोटल 1,76,000 हो गया बस। तो अब ये 1,76,000 यहाँ लिख देना नोट नंबर 3 पे, 1,76,000। ये क्या है 1,76,000? बिल्स पेएबल। देख लो यहाँ पे ऐसे नोट्स बना बना के लिखना। अब इसके अंदर थर्ड आता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में जैसे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ऐसे सब एंट्री आती है। जो इसमें है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू वाला, देखो एंड्रू ड्यू, तो ये एंट्री आती है। तो बी करके लिख देता हूँ अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि एक ही है तो मैं वापस अंदर ही लिख दूंगा जैसे डिवेंचर लिखा था कि इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, वो पूरा अमाउंट है 28,000, यहाँ पे लिख देता हूँ। नो नीड टू प्रिपेयर नोट, एक ही है तो नोट नहीं बनाएंगे। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर इसमें से क्या आ सकता है पता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो है प्रोविजन फॉर टैक्स? नहीं है, खत्म, बस इसका टोटल कर देना, राइट। अपना एक लाइब्रेरी साइड का पूरा हो गया। देख लो इसका टोटल करो तो अराउंड 17,05,000 आएगा। ओके, हो गया लाइब्रेरी पूरा। फिर एसेट साइड चालू करना, जैसे फर्स्ट रोमन लेटर में लिखा था वैसे लिखना सेकंड रोमन लेटर में एसेट्स। अब एसेट्स पहले पार्ट होता है नॉन करंट एसेट। क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला हेडिंग होता है, ए करके अगर बताओ तो होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट, भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये है सब हेडिंग। अब उसके अंदर भी हेडिंग होती है, सब हेडिंग के अंदर भी पहला प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें सारे टेंजिबल एसेट आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, वो सब। तो चलो देखते हैं क्या कुछ। फर्नीचर, मशीनरी, यस, मशीनरी दिख रहा है, बिल्डिंग भी दिख रहा है, दो एसेट, फर्नीचर भी है। तो ऑब्वियसली दो से ज़्यादा है तो एक तो नोट बनेगा। नोट नंबर 4 पे चलते हैं। तो नोट नंबर 4 यहाँ पे देखना सब लोग, ये नोट नंबर 3 हो चुका है अपना। नोट नंबर 4 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ से तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से आए तो पहले दिखा मेरे को बिल्डिंग। बिल्डिंग है 6 लाख की, तो ऐसे लिखना बिल्डिंग 6 लाख बाहर। फिर प्लांट एंड मशीनरी के साथ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो तुम भी ऐसे ही लिखना प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 6,60,000 और माइनस उसका डेप्रिसिएशन है 66,000, तो माइनस और बाहर 5,94,000। देखो कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा होगा तो प्रोविजन समझ के लाइब्रेरी साइड मत चले जाना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो तो एसेट से ही माइनस करना। तो ये 5 लाख हो गया प्लांट एंड मशीनरी। इन्वेंट्री नहीं आता है, याद रखना। फिर आएगा डायरेक्ट फर्नीचर। फर्नीचर जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो वो सीधा बाहर लिखूंगा 1,14,400। ये 3 एंट्री लिख दिया। अब इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कितना आया। तो 1,44,000, ठीक है। चलो तो ये चेक कर लेते हैं। ये 6 लाख, एक सेकंड, प्लस 5,94,000 प्लस 1,14,000, ठीक है। तो मेरा तो आंसर आ रहा है 1,30,800। आई थिंक कुछ तो मिस्टेक है ये क्वेश्चन में। हमको जो सॉल्यूशन दिया है ना उसमें ये 1 लाख नहीं है, ये ओनली 14,400 है, राइट। तो ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन में, थोड़ा सा करेक्शन।
ये याद रखना, ये वाला करेक्शन ध्यान रखना, ये 1 लाख नहीं होगा, ये 14,400। क्लियर? या तो मैं अगर इसको 1 लाख कर दूं तो मैं उनको लाइब्रेरी साइड भी कोई 1 लाख बढ़ा दूंगा तो भी आ सकता है, पर अपने देखते हैं आंसर। तो 12,08,400 ये तुम्हारा आंसर, जो कि 0.4 से आया। ये याद रखना, ये वैल्यू थोड़ी सी 1 लाख बुक में ज़्यादा दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, तो अपने उसको चेंज करके कर दिया। ओके, अब वो जो आंसर आया वो यहाँ लिख देना। क्या आया था? 12,08,400। तो यहाँ पे 12,08,400 ये 1 हुआ। सेकंड होता है इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। तो देखो है कुछ इसमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी गुडविल, पेटेंट, कॉपी, यस गुडविल है, पर एक ही है ना, तो गुड, नो नीड टू मेक नोट्स टू अकाउंट्स। गुडविल लिख देने का, जिसका अमाउंट दिया हुआ है 50,000। चलो, तो ये भी लिख दिया। अब उसके बाद तो आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, पर है नहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई भी एसेट जो अभी अंडर प्रोसेस है, बना है नहीं है, अभी बनना बाकी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो भी नहीं है ना। इंटेंजिबल एसेट कोई अंडर डेवलपमेंट है। चलो, तो ये ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें ध्यान रखना कोई भी इन्वेस्टमेंट दिया हो, अगर डेट मंथ नहीं मेंशन है तो नॉन करंट लिखना। अब इसमें देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या, तो यस इन्वेस्टमेंट है 95,000, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया है, यस सिर्फ इन्वेस्टमेंट, तो तुम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, सिर्फ एक ही वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, और उसकी वैल्यू जो भी है वहाँ पे लिख देना 95,000। चलो गुड, ये हो गया। इसके बाद आता है इसके अंदर डिफर टैक्स एसेट, जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट, वो भी नहीं दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, देखो यहाँ पे दिया लोन्स एंड एडवांस टू स्टाफ। लोन्स एंड एडवांस टू स्टाफ, हम ऐसे मानते हैं कि जो हम स्टाफ को लोन्स एंड एडवांस वगैरह देते हैं ना, स्टाफ को कोई हम 2-3 साल के लिए नहीं देते, वो दे रहे हैं उसके सैलरी से ले लेते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है, ऐसा मान लो, ठीक है। और बाकी तो दिया नहीं है। चलो, ये हो गया। फिर अपना दूसरा पॉइंट चालू होता है मेन हेडिंग वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। क्या लिखेंगे? करंट एसेट। देख लो, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट में पहला होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पे दिया है नहीं, एक ही इन्वेस्टमेंट था जिसमें डेट नहीं था तो लॉन्ग टर्म ले लिया। दूसरा होता है इसके अंदर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है पता है? गुड्स, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, सेमी फिनिश गुड्स हुआ, फिनिश गुड्स हुआ। तो चलो देखते हैं क्या इसमें इन्वेंट्री, कभी कभी इन्वेंट्री डायरेक्टली दे देंगे और कभी कभी उसमें अंदर डिटेल्स देते। तो देखो यहाँ पे चेक किया तो क्या दिख रहा है इन्वेंट्री कहीं पे? ओके, चलो, इन्वेंट्री ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ये रहा 10,000 का, वो लिख देते हैं। चल, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ट्रेड पेबल था ना, उसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल था, ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल। देख लो है क्या डेटर और बिल्स रिसीवेबल कुछ भी? जहाँ पे यस डेटर दिख रहा है 1,74,000 और माइनस ये करके। तो देखो प्रोविजन दिया हुआ ना, तो तुमको भी नोट में दिखाना पड़ेगा ये, तो इसको अपने नोट बना देते हैं। नोट नंबर 5 पे चलते हैं। अब नोट नंबर 5 में जाएंगे और इसको प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो देखो अपने नोट्स तो दूसरे पेज पे बनाया, तो यहाँ पे आ गए। ये रहा अपना नोट नंबर 5, जहाँ पे लिख देंगे हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल। 2 एंट्री हो तो कंपलसरी नोट में लिखना। कोई बोलेगा 2 कहाँ है, तो डेटर है, उसमें प्रोविजन माइनस किया है ना, तो कंपलसरी तुम नोट्स में ही लिखना, याद रखना इसको। तो चलो अपने भी देख लेते हैं क्या है भाई वैल्यू डेटर्स की। 1,74,000 वैल्यू वही आएगी। तो सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 1,74,000 और लेस उसमें दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। याद रखना तुमको अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट देंगे तो लाइब्रेरी साइड मत लिखना, उसको डेटर से ही माइनस करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट कितना दिया हुआ है?
तो दिया हुआ है 8700, इसमें तो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, बाकी वैसे कैलकुलेट करके नहीं देंगे। तो 1,65,300, तो अपना ये 5th नोट्स जो हमने बनाया था वो आ गया 1,65,300। चल ये देख लो, अब ट्रेड रिसीवेबल हो गया। उसके बाद आता है इसके अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस देखो दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस। एंड प्लीज कीप इन माइंड यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मत लिखना, कैश एंड बैंक बैलेंस ही लिखना, कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये रहा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों दिया हुआ है। तो नोट नंबर 6 लिख दिया, क्योंकि भाई 2 एंट्री है, 2 आइटम है, तो दोनों के लिए हमको यहाँ पे नोट नंबर 6 बना दिया। देख लो यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस, अंडरलाइन, जिसमें दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, और जिसका अमाउंट है 79,800, और कैश इन हैंड जिसका अमाउंट है 1,500। बस ये 2 है, तो दोनों का टोटल कर लेते हैं अपने, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, तो आ रहा है 81,300। तो ये वैल्यू 81,300 तुम यहाँ पे लिख दो, 81,300। चलो अब एक पॉइंट बचता है अदर करंट एसेट। क्या बचता है, अदर करंट एसेट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, ऐसे 2 पॉइंट बचते हैं अपने को। देख लो ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिया है, सारे कवर है, खाली शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस और अदर करंट एसेट है। तो देखते हैं पहले डी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब उसमें तो एक ही दिख रहा है मेरे को, लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टाफ 95, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स यहीं पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ओके, लोन एंड एडवांसेस टू स्टाफ। चलो कितने का लोन से एडवांस दिया था, 95, लिख दो इधर 95,000। अब लास्ट आता है अदर करंट एसेट। तो देखते हैं अदर करंट एसेट के लिए कुछ बचा। अदर करंट एसेट में वैसे आता क्या पता है, अदर करंट एसेट में आता है जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कोई भी हो, या इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट हो वो। तो चलो कुछ नहीं है, हो गया इतना ही है, तो इसका टोटल कर देते हैं। चलो देख लो, तो आई थिंक इसका टोटल भी आ गया है अपना 17,05,000। ठीक है, तो देखो अभी ये पूरा सम तुमको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, ताकि तुमको पूरा सम दिखे और साथ साथ में उसकी वर्किंग भी दिखे। देखो, या तो तुमको चाहिए तो ये रहा पूरा सम, देख लो, फुल सम विथ वर्किंग। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, तुमको ये समझ में आया, बहुत अच्छा लगेगा। और इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेना, 2-3 बार कर लेना। थैंक यू सो मच।